सो गाइस, सुधा और चंदर का मिलन होने वाला है। तो जैसे ही कार रुकी, उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। चंदर गया और कहता है, क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर गई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है। हाँ, क्या? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म। अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती छेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादी हुई निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बस बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ओहो, यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वही पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शौक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देते हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है। इसके घर में तुम्हें पहुंचाई देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना। यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊंगा, पापा का काम है यह। चलो जाओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो, तुम्हें समझाई दे। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहिब। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। तो सुधा, चाय नहीं पीऊंगा? वह सुधा की हंसी में दुधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है और चाय नहीं पिएंगे जनाब। बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। इतना, मतलब इतना बचपन है उस लड़की में, देखो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे तो यह घर, यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़ कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टिचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था। और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली।
उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यहाँ बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पत्नी रंगीन चंद्रकिरण से सुधा, जब आज से बरसों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक वह कैसे सुधा ओ कब कैसे वह अभी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था। और सुधा घर भर से अल्हड़ पुड़वाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारों पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शकल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर अब चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताजुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आया। और जब तक वह चंदर को खिजाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यौरे का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती है। और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो ऐसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स में कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी
और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ बहुत अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधा है। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे उतना ही ख्याल वह चंदर का भी रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाक कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदन के कई बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट भी खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर भी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी बढ़ हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया सुधा को। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने की, पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की डिमांड की तो उसे खालिश दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा और उसे बाद की लंबी चौड़ी मुनुहार, इस सबसे चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डालकर और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगी और बेतकल्लुफ से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। सो दोस्तों, नाश्ते में क्या क्या होने वाला है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो।